$200 million, more than 1,000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी है। व्यापार तो करीब करीब 50 देशों में है, दफ्तर जो है सिर्फ करीब करीब 12 देशों में है, लेकिन दुबई, जर्मनी, इंडिया, ये 3 जगह बड़े बड़े ऑफिस हैं। इसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रेरणा है। हाँ, सरनेम जरूरी था। हमारे गांव का नाम है सरैया सानी, तो इसलिए मैंने अपने गांव का नाम रख दिया राजेश कुमार सरैया। हमारे बेटे ने व्यापार शुरू किया था यूक्रेन से, रूस से, तो वहाँ पर कोई जाति पात होती नहीं है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि ये शेड्यूल कास्ट का है, और अभी भी सब लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे दफ्तर में सभी लोग काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ओबीसी के, SC ST लोग। आजकल तो सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। मैं लोगों को कहीं भी जाता हूं, बताता हूं कि आप लोग बिजनेस कीजिए, आपके हम हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, बैंक से एप्लीकेशन बना करके, प्रोजेक्ट बना करके पैसा दिलवा देंगे, आगे हेल्प करेंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मुंबई की इस यात्रा पर इस बार मैं आया हूं गोरेगांव ईस्ट में। इस समय जिस शख्स के घर पर हूं, वो शख्स भारत के SC वर्ग से आने वाले टॉप 5 अरबपतियों में से नाम उनका आता है। राजेश सरैया जी के घर पर हूं। इस घर को दिखाने की कुछ खास वजह है। हालांकि ज़्यादातर वक्त उनका जर्मनी में बीतता है, लेकिन यहाँ उनके फादर, जो उनकी 4 कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं, वो भी रहते हैं। उनसे भी आपको मिलवाऊंगा आगे, लेकिन पहले तो आप गर्व करिए इस बात पर। ये तस्वीर देखिए, दिसंबर 2015 विज्ञान भवन नई दिल्ली की तस्वीर है। इसमें ये आपको दिख रहे हैं, ये उद्योगपति राजेश सरैया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अवार्ड दे रहे हैं। ये 31 मार्च 2014 को उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था अच्छे उद्योगपति के तौर पर। और ये प्रणब मुखर्जी साहब दिख रहे हैं, राष्ट्रपति थे उस समय, उनको पद्मश्री दे रहे हैं। एक ये और तस्वीर आप देखिए, ये सम्मान उनको मिला है 2012 में। उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये सम्मान की बात हो गई, उद्योग की बात हो गई। अब बात करते हैं विचारधारा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जब एंट्री मारी, यहाँ ऊपर फ्लोर पर तकरीबन 6 फ्लैट हैं, ऑफिस भी है, रहने का है, तमाम अन्य चीज़ें यहाँ से संचालित होती हैं। हमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो हम कह सकते हैं कि ये अम्बेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर सम्राट अशोक का स्तंभ हमको नज़र आया, पीछे बाबा साहब यहाँ नज़र आते हैं, शिवाजी का स्केच नज़र आता है। एक यहाँ पर देखिए पुस्तक रखी है धम्मपद, और अंदर उसके तस्वीर रखी है बाबा साहब की। और जब हमने इधर थोड़ा कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश की, तो इधर एक दिख जाता है लक्ष्य, एक संगठन है लखनऊ में, बहुत अच्छा काम करता है उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ इन लोगों का। इधर भी तमाम महापुरुषों की तस्वीरें दिख जाती हैं। रतन टाटा बड़े उद्योगपति के साथ जो उनका ये था, और तमाम अवार्ड दिख जाते हैं। और सामने, जस्ट सामने आप देख रहे हैं, बुद्ध नज़र आते हैं आपको, तथागत। यानी कि इस पूरी जगह पर आपको विचारधारा के साथ साथ उद्योग का संगम दिखाई देता है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, नथाराम साहब हमारे साथ में हैं। राजेश सरैया जी के फादर हैं। आपके छोटे बेटे राजेश सरैया जो 6 बड़ी कंपनियां संचालित करते हैं, जिनमें वो CEO हैं, आप उनमें 4 में डायरेक्टर भी हैं। स्टील माउंट सबसे बड़ी कंपनी है इन 6 में से। हज़ारों करोड़ का तो टर्नओवर है ही है। लगभग कितने का टर्नओवर है? $200 million, more than 1,000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी है। आप SC वर्ग से आते हैं, उस समय और तकलीफ दे रही होगी, क्योंकि आज तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, लेकिन एम्पायर खड़ा करने में मुसीबतें रही होंगी। हालांकि आप सर्विस में थे, डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए, लेकिन बेटे का सफ़र ये कैसे तय किया इतनी सारी कंपनीज का? इसके पीछे किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? इसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रेरणा है। उससे प्रेरित होकर के हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, और आगे चल कर के वो अच्छे बच्चे बने, उद्योग किया। कहानी की शुरुआत होती है भोपाल से। अच्छा। 1971 में मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी। किस डिपार्टमेंट में? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके।
तो हमारे घर के पास में एक A.V. बालिगा इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन स्टडीज़ था। रशियन स्टडीज। वहाँ पर मिसेस शकुंतला वैद्य बच्चों को रूसी भाषा सिखाती थी। तो हमारे तीनों बच्चे, बड़ी बेटी, बड़ा बेटा और छोटा बेटा राजेश, जाते रहते थे। लेकिन राजेश का मन ज़्यादा लगा और उसने अच्छी तरह से रशियन भाषा सीख लिया था। तो रशियन भाषा जो बच्चे लोग सीख गए थे उनको गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने ऑफ़र दिया था, यहाँ पर आए, उनका एडमिशन करा देंगे, वो पढ़ेंगे। तो हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया था और हमारा बेटा यूक्रेन चला गया था और वहाँ पर उसने M.Tech किया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन उस समय वहाँ भेजने का पैसा उतना मैनेज हो गया था? नहीं, रशियन गवर्नमेंट देती थी उसको 90 रूबल देती थी स्कॉलरशिप। लेकिन जब 91 में डिसइंटीग्रेशन हुआ तो पैसे की कमी पड़ती थी, क्योंकि उस समय डॉलर की कीमत थी बहुत कम हो गई थी। तो हमारा बेटा फिर जाता था इंग्लैंड, वहाँ से घड़ी, कैलकुलेटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाता था। रूस में काफ़ी क्रेज़ था, तो यहाँ 10 गुना दाम पर बिक्री करता था, उससे काम चलता रहता था। तो इसी दरमियान लक्ष्मी निवास मित्तल का बीच वाला भाई विनोद वहाँ गया था। तो नॉर्मली का हमारे बेटे को रशियन अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है। तो एम्बेसी वाले अक्सर उसको इंटरप्रेटर बना दिया करते थे, गाइड बना दिया करते थे। तो इस तरह से विनोद मित्तल के साथ में वो 2-3 दिन रहा। तो विनोद जी ने पूछा क्या करते हो, तो बोला कि मैं अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं जाता हूँ इंग्लैंड से कुछ सामान लाता हूँ, यहाँ भेज देता हूँ, अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि मेरे पिताजी इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मित्तल ने कहा क्या हमारी कंपनी में काम करोगे? तो उसने कहा हाँ करेंगे। तो मित्तल ने उसको अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया $1,500 पर मंथ से। किस सन की बात है ये बात है 93-94 की। तो हमारे बेटे ने काम किया, कंपनी का काम था जो टूटा फूटा लोहा था जो तोड़ा गया था, तो उसको वो बिक्री करता था। तो उसमें ब्रांच से 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जिस ब्रांच के मैनेजर बनाए गए? हाँ। अच्छा। तो बेटे ने सोचा कि हम नौकरी के बजाय खुद काम क्यों न करें। तो हमारे बेटे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने 94 में अपनी कंपनी बनाई और सबसे पहले 10,000 टन का एक कंसाइनमेंट जो था टाटा स्टील को भेजा। हाँ। तो टाटा के लोगों से मुलाकात हो गई। तो टाटा वाले जो थे लगातार काम करने लगे, वहाँ से स्टील भेजता था, काम करता जा कर था। तो धीरे धीरे फिर उसने बजाय टाटा के और भी लोगों से काम करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इसी दरमियान बात है 2008 की, हमारी मिसेस एक्सपायर हो गई थी। तो बेटे ने पूछा डैडी आप क्या करना चाहेंगे, घर पे रहेंगे गांव में सरैया सानी में, या भोपाल में रहेंगे, या कुछ बिजी रहना चाहेंगे? तो हमने कहा बिजी रहना अच्छा रहेगा। तो हमारे बेटे ने यहाँ एक कंपनी खोल दिया, स्टील मांट प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे उसका डायरेक्टर बना दिया। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर अब मैं तब से 2008 से बॉम्बे में ज़्यादा रहता हूँ और मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। आपके ग्रैंडसन से भी मिला मैंने, दोनों से, आपसे भी मुलाकात हुई। सरैया नाम किसी में बाद में नहीं आता है, तो राजेश सरैया, सरैया का क्या मतलब है? मेरी पोस्टिंग 1971 में नागपुर में थी। तो स्कूल में नाम लिखाने गए तो महाराष्ट्र में पूछते भाई सरनेम एक होना चाहिए। सरनेम जरूरी था? हाँ, सरनेम जरूरी था। तो हमने, हमारे गांव का नाम है सरैया सानी। अच्छा, ये गांव का नाम है सरैया? हाँ। तो इसलिए मैंने अपने गांव का नाम रख दिया राजेश कुमार सरैया। ये तो बहुत शानदार बात है। सरैया गांव कहाँ पड़ता है? ये जिला सीतापुर में है, लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर नॉर्थ में। वहाँ पर हमारी खेती बाड़ी भी है। हमारे पास में 2 हेक्टेयर ज़मीन है और हमारे सीतापुर जिले में? हाँ। और हमारे भतीजे लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, गन्ना उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, खेती बाड़ी करते। खेती बाड़ी भी अच्छी है, उनके पास ट्रैक्टर भी है, उनके पास में कार भी है, सब कुछ है। आपका जाना होता है कभी कभार? हाँ, मैं साल में 2-3 चक्कर लगाता हूँ। अच्छा, लगाते और हैं। ख़ास तौर से
जब अम्बेडकर जयंती होती है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। और आसपास के गांव जो हैं वहाँ मैं जाता हूँ। गांव इकट्ठा होते हैं, कहीं पर 50 लोग, कहीं पर 100, कहीं 200 ऐसे इकट्ठा होते हैं। जब नाम सुनते होंगे राजेश सरैया, तो सरैया गांव के लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का बेटा आज पूरे विश्व में नाम कर रहा है? हाँ, बहुत गर्व होता अच्छा है। लगता है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर भी वो लोग जो है कहते हैं हमारा जो है भाई या भतीजा या है, बहुत बड़ा अफसर है, उनके सब काम हो जाते हैं। सब काम हो जाते हैं। अच्छा, इस समय कितनी देश में अपने ऑफिसेस होंगे, कितने देश में व्यापार है अपना? व्यापार तो करीब करीब 50 देशों में है। 50 देशों में? हाँ, लेकिन दफ्तर नहीं है। दफ्तर जो है सिर्फ करीब करीब 12 देशों में है। अच्छा, 12 देशों में ऑफिसेस हैं? हाँ हाँ, लेकिन दुबई, जर्मनी, इंडिया, ये 3 जगह बड़े बड़े ऑफिस हैं। अभी राजेश सरैया जी रहते कहाँ हैं ज़्यादातर? राजेश सरैया ज़्यादातर रहते हैं डुसलडोर्फ, जर्मनी में। जर्मनी रहते हैं। हाँ, इसलिए रहते हैं कि वहाँ पर क्रुप, जो इंडिया के टाटा है, जर्मनी के क्रुप परिवार है, तो उनके साथ दोस्ती है। ओके, हाँ, मिलजुल रहता है, तो काफ़ी व्यापार में हेल्प करते हुए लोग हैं। करते हैं। अच्छा, पर कुछ परेशानियां लगा क्या कि जैसे एससी वर्ग से आते हैं तो व्यापार में आगे बढ़ने में कुछ दिक्कतें आई हो, कुछ रुकावट आई हो, ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या कभी? हमारे बेटे ने व्यापार शुरू किया था यूक्रेन से, रूस से, तो वो सब तो वहाँ पर कोई जाति पात होती नहीं है, इसलिए इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि ये शेड्यूल कास्ट का है, और अभी भी सब लोग नहीं जानते हैं। हाँ, तो हमारे दफ्तर में सभी लोग काम करते हैं, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ओबीसी के, SC ST के लोग हैं। अच्छा, मतलब प्रतिनिधित्व आपने दे के रखा है। यस यस। ये अच्छी बात है। एक देखिए महत्वपूर्ण बात है, मैं अक्सर मंचों पे कहता हूं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका उन लोगों के हिस्से में छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए। आपने उस समय, आपकी सोच थी, बेटे ने वो एडॉप्ट किया, रसियन सीखी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो रसियन और इंग्लिश की बदौलत कह सकते हैं कि आज आप देखिए देश के टॉप 5 ऐसी उद्योगपतियों में से एक हैं। तो क्या ये संदेश आप देना चाहते हैं कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर पढ़ाना चाहिए? ये हिंदी, हिंदुस्तान हमारे लिए नहीं है, बहुजनों के लिए नहीं है नारा ये? आजकल तो हर काम इंग्लिश में होता है। अगर हमको कहीं मैसेज भेजना है, ईमेल भेजना है, तो सारी दुनिया में इंग्लिश में काम होता है। तो ठीक है, मातृभाषा हिंदी ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, और इंग्लिश के अलावा अगर हो सके तो कोई जर्मन या फ्रेंच या रशियन भी पढ़ाना चाहिए। एक लैंग्वेज ज़रूर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बात और आती है, इस समय नौकरियां, सरकारी नौकरियां खासतौर पे घटती जा रही हैं, आरक्षण का हाल आपसे छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों को और खासतौर से SC वर्ग के बच्चों को क्या आप प्रेरित करना चाहेंगे कि वो ज़्यादातर बिजनेस की तरफ देखें? क्योंकि आपने इंटरव्यू में एक बात कही कि मेरे बेटे ने सोचा जब मैं दूसरे की कंपनी में काम करते हुए 6 करोड़ का प्रॉफिट दे सकता हूँ एज ए मैनेजर, तो मैं अपनी कंपनी क्यों नहीं डाल सकता? आजकल तो सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो इसलिए मैं लोगों को कहीं भी जाता हूँ बताता हूँ कि आप लोग बिजनेस कीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। और उनको मैं, लोग आते हैं पूछते हैं कि मैं कौन सा काम करूं, तो उनको मैं एक कहानी सुनाता हूं, आपको सुनाता हूं। मुर्गी अंडे देती है, और अंडा देने के बाद में करीब 21 दिन उसके ऊपर बैठती है, ब्रीडिंग करती है, उसके बाद में अंडे से फिर चूजा निकलता है। तो सवाल ये है कि चूजा कैसे निकलता है, खुद फोड़ता है या मुर्गी फोड़ती है? तो मुर्गी नहीं तोड़ती है, चूजा खुद प्रयास करती है। हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो मुर्गी हेल्प कर देती है। इसीलिए कहावत बन गई है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको जो काम अच्छा लगता है खुद आपको करना पड़ेगा, हम आपको सलाह नहीं दे सकते हैं। ये ज़रूर है कि आप अगर काम करना शुरू करेंगे, आपके हम हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, बैंक से एप्लीकेशन बना करके, प्रोजेक्ट बना करके पैसा दिलवा देंगे, आगे हेल्प करेंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। इस इंटरव्यू में एक और खासियत आपने देखी होगी कि बेटे का उत्थान होना तब शुरू हुआ जब वो विदेश गए। मैं OBC SC वर्ग के उन तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अगर कुछ सक्षम हो गए हैं तो प्रयास ज़रूर करें कि अपने बच्चों को विदेश की एजुकेशन के लिए एक बार विदेश ज़रूर भेजें। दिमाग खुलता है, यूरोपियन कल्चर में जातिवाद कम होता है, तो कम से कम उनके प्रोग्रेस के अवसर बढ़ते हैं। राजेश जी की जो कहानी है
उसमें कई सारे मिक्स चीज़ें हैं। बाबा साहब का योगदान आप बता रहे हैं, इंग्लिश का, रसियन लैंग्वेज जानने का और प्लस विदेश जाने का ही इतना बड़ा योगदान था कि आज उनकी कंपनी 1000 करोड़ से भी बड़ी है। पूरे देश को इस बात पर गर्व होना चाहिए, खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजेश सरैया जैसा एक शख्स जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से सरैया गांव से निकल करके पूरे देश में व्यापार कर सकता है, तो अगला नाम हमारा क्यों नहीं हो सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।